औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग यूनिट्स अप्रोच के कुछ क्वेश्चंस को पास पेपर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आपको कोई बाकायदा सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें। सिंपल मैं जो सवालात आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको आपकी स्क्रीन पे सामने नज़र आते रहेंगे। जैसे कि मैं अभी जो है वो पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है 2000 का क्वेश्चन नंबर 6। होगा ये कि बजाय इसके कि मैं आपको ये पूरा सवाल सॉल्व करवाऊँ, उसके अंदर मैं पूरी एक क्लास जो है वो कवर करूँ, तो बेहतर ये है कि ऐसे 3-4 सवालात हमारे कवर हो सकते हैं इस टाइम के अंदर, जिसमें 90% आप लोग खुद कर सकते हैं, 10% मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप चाह रहा हूँ कि आपको उसका जो है वो खुद से आपको ये मैं बताता रहूँ और आप उसको जो है वो घर में इसकी जो है वो इसको कर लेंगे, उसको आप कॉपी कर लेंगे। तो अगर मैं एक पूरी क्लास आपको सॉल्व करके जो है वो करूँगा तो पूरी क्लास उसमें ज़ाया हो जाएगी और काम सिर्फ वो होगा जो 10% समझने का होगा। तो इसलिए मैंने आज ये महसूस किया, बल्कि आइंदा भी कुछ क्लासेस हमारी ऐसी होती रहेंगी जिसमें चैप्टर को हम आगे ले जाने के बाद कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि 90% या 80% तक तो आप खुद कर सकते होंगे, तो 10-20% मैं आपको समझा दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप कॉस्ट अकाउंटिंग का 2000 का क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए। ये भी यूनिट से अप्रोच का सवाल है, मैं पढ़ता रहूंगा, आप अपने पास देखते रहिए। उसके बाद जो है वो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसको सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपके रजिस्टर में जो है वो चेक हो जाएगा जब आपसे आपके रजिस्टर मंगवाए जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर 1999। इसके बाद वो कहते हैं प्रोडक्शन इन यूनिट्स 30,000। देखो बेटा, जो बात यूनिट्स में हो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, अमाउंट नहीं है। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कि ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है 30,000। फिर है सेल्स इन यूनिट्स, यानी यूनिट सोल्ड आउट, वो इन्होंने आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर है एंडिंग फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, यानी आपके एंडिंग यूनिट्स कितने हैं वो भी इन्होंने आपको नहीं बताया। फिर इन्होंने आपको बताया सेल, और वो सेल का जो अमाउंट है वो है 6,50,000, लेकिन वो जो पर यूनिट सेल है वो है 25 रुपीज पर यूनिट। तो बेटा अगर आप इस 6,50,000 को 25 से डिवाइड कर दें तो क्या ये हमारी सेल्स के यूनिट्स नहीं आ जाएंगे? और जब ये यही सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे तो वो जो ऊपर सेल्स एंड यूनिट्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो आप वहां पे जाके लिख देंगे। तो सिंपल आप 6,50,000 को डिवाइड कीजिए 25 से, तो ये आपके सेल आउट यूनिट्स आ गए 26,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस यूनिट्स अप्रोच के सवाल में यूनिट्स मैन्युफैक्चर बता दिए 30,000, सेल्स इन यूनिट्स जो बताए तो नहीं थे लेकिन आपने डिवाइड करके निकालिए 26,000, और इसमें एंडिंग फिनिश यूनिट्स हमें मालूम नहीं है। सही है, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर मालूम है, यूनिट सेल आउट मालूम है, फिनिश यूनिट्स एंडिंग हमें मालूम नहीं है, और सेल की क्वांटिटी मालूम है। इसके बाद मजीद आगे वो कहता है एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग हमारा सेलिंग जो है एक्सपेंस होता है, इसके आगे लीजिए सेलिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट लेबर का मतलब सिंपल डायरेक्ट लेबर। रॉ मटेरियल परचेज का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल यूज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में आएगी आपके। बिल्डिंग रेंट, प्रोडक्शन यूजेस 80% ऑफ द स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस यूज द रेस्ट 50,000, यानी टोटल बिल्डिंग का जो रेंट है वो 50,000 है, जिसमें प्रोडक्शन का पर्पस 80% है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 80% है वो बेसिकली आपका एफओएच है, और जो बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स है उसको आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल के एक्सपेंस में डाल दीजिए। तो इसमें जाहिर है मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल दोनों को अलग अलग करना है, लेकिन मेरे पास 80% के बाद जो 20% बचेगा उसको मैं एडमिन में कितना डालूं, सेलिंग में कितना डालूं, तो ये मेरे लिए कंफ्यूजन है। इसने आपको डिटेल भी नहीं बताई, तो कोई बात नहीं, आप उसको सबका सब एडमिन में डाल दीजिए। तो ये आप लिखते रहिए, एडमिन के ए, सेलिंग का एच और एफओएच का एफ। यूटिलिटीज फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड है। मेंटेनेंस फैक्ट्री एफओएच है। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एट 0.10 पर यूनिट प्रोड्यूस। तो भाई आपका पर यूनिट प्रोड्यूस कितना है वो देख लीजिए आगे आप, कितना पर यूनिट प्रोड्यूस है आपका 30,000 पिछले पेज पे। तो आप उसको 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। फिर है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 1,00,000। अब यहां पे भी इन्होंने सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों की सैलरी एक साथ दे दी, तो जाहिर है आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकेंगे, तो दोनों को एक साथ डाल दीजिए। अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का मतलब
अदर एफओएच, और अदर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब आपके एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जब आप जो है वो एडमिन और सेलिंग, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस लिखते हैं तो उसमें एडमिन की अलग हेडिंग डालें और सेलिंग की अलग हेडिंग डालें। आप एडमिन और सेलिंग दोनों को मिक्स करके एक साथ भी लिख सकते हैं। तो चूंकि इस सवाल में ये कंफ्यूजन है कि एडमिन और सेलिंग मिक्स करके दे दी है, तो आप भी मिक्स करके लिख दीजिएगा। फिर इन्वेंट्री के अंदर उन्होंने बताया आपको मटेरियल की बिगिनिंग एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग एंडिंग, फिनिश गुड की बिगिनिंग में डैश डला हुआ है। डैश का मतलब यह है कि फिनिश गुड की बिगिनिंग है ही नहीं, जबकि एंडिंग के आगे क्वेश्चन मार्क है। अब जब एंडिंग के आगे क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब है कि फिनिश गुड्स एंडिंग कैलकुलेट करने के लिए आपको आपके यूनिट्स अप्रोच वाला सहारा लेना है। सही है जी। अच्छा, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सवाल बड़ा सिंपल है। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वेरी सिंपल आप बना लेंगे। फिर कहता है नंबर 2 में कंप्यूट द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन फिनिश गुड इन्वेंटरी एट December 31st। अब आप अपने यूनिट्स अप्रोच वाले पेज पे चले जाएंगे और जो तीसरी कंप्यूटेशन मैंने आपको लिखवाई है यूनिट्स एंडिंग मालूम करने की, वहां से आप अपने यूनिट्स एंडिंग मालूम कर लेंगे। सवाल ये कि सर उसमें यूनिट्स बिगनिंग कौन से लिखेंगे आप, तो भाई यूनिट्स बिगनिंग क्या गया, आप डैश डाल दीजिएगा क्योंकि बिगनिंग यूनिट्स है ही नहीं हमारे पास। फिर कहता है द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन फिनिश गुड इन्वेंटरी एट December, यानी ए में तो आपने सिर्फ फिनिश यूनिट्स मालूम किए, बी में आपको कॉस्ट मालूम करनी है फिनिश गुड्स की। तो इसके लिए आपको अपने यूनिट्स अप्रोच की कंप्यूटेशन नंबर 5 करनी होगी। जब आपके फिनिश यूनिट्स एंडिंग निकल आएंगे तो आप उसका पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल, आपने जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाली होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे अपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर से, जो कि पिछले पेज पे आपको 30,000 नजर आ रहे हैं। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फिनिश यूनिट्स एंडिंग आप निकाल चुके होंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड निकल के आ जाएगी। और इसके बाद है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में सेल आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल लेंगे और फिर जितने भी मैंने आपको एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस बताएं, ये एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस आप उसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, इनकम स्टेटमेंट का आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था 2000 का जी। ये आ गया आपका 2004 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2। The following data relate to a manufacturing company for the year 2003। परचेज किया डायरेक्ट मटेरियल 440, डायरेक्ट मटेरियल यूज किया 450। देखो बेटा, जब डायरेक्ट मटेरियल यूज बता दिया जाए ना तो फिर डायरेक्ट मटेरियल परचेज हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हमें तो यूज चाहिए। जब यूज बता दिया तो फिर परचेज और मटेरियल बिगनिंग और मटेरियल एंडिंग का कोई काम ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी और वजह से इसने दिया हो, बट आपको जब यूज बता दिया तो आपने यूज लेना है। फिर डायरेक्ट लेबर पेड ड्यूरिंग द ईयर 325 और डायरेक्ट लेबर असाइन टू प्रोडक्शन 350। तो आपने पेड को इग्नोर करके असाइन लेना होता है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी एफओएच। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 1,22,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड 1,25,000 यूनिट्स वर सोल्ड। बस जहां आपने देखा कि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट्स नजर आ गए, आप समझ जाएंगे कि ये यूनिट अप्रोच वाला सवाल है। और जो भी यूनिट्स अप्रोच वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपने अपने यूनिट्स अप्रोच को फॉलो करना है, जो पेपर आपका यूनिट्स अप्रोच वाला है। तो हमारे पास 3 किस्म के यूनिट्स होना जरूरी है। पहला यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, दूसरा यूनिट सोल्ड आउट, तीसरा फिनिश यूनिट्स एंडिंग। हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है और यूनिट्स जो है वो सोल्ड आउट है। फिर मटेरियल इन्वेंट्री में कहते हैं मटेरियल दिसंबर जनवरी। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको जब इन्वेंट्रीज बताई जाती हैं तो पहला कॉलम अमूमन बिगिनिंग होता है और दूसरा कॉलम एंडिंग होता है, बट कभी कभी वो आपको ट्विस्ट करने के लिए पहला कॉलम एंडिंग कर देता है और दूसरा बिगिनिंग कर देता है। तो बी कॉन्शियस कि आपने इसको देख लेना है कि कौन सा बिगिनिंग है और कौन सा एंडिंग है। तो मटेरियल की एंडिंग नहीं गिवन, मटेरियल की बिगिनिंग गिवन है। तो इसका मतलब है वो जो ऊपर आपको उसने मटेरियल परचेज दिया है ना, वो इसीलिए दिया है ताकि आपको आपसे वो मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री पूछेगा। फिर वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग एंडिंग दोनों है। फिनिश गुड्स की एंडिंग नहीं है, लेकिन जो बिगिनिंग है वो 1,35,000 है और बिगिनिंग के यूनिट्स 15,000 है। तो देखिए आपके पास 3 किस्म के यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, एक यूनिट सोल्ड आउट, एक यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक फिनिश यूनिट्स बिगिनिंग। तो क्या गिवन नहीं है आपके पास, फिनिश यूनिट्स एंडिंग। आइए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। एवरेज यूनिट कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप फिनिश गुड्स बिगिनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो लिख लेंगे, लेकिन जब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग माइनस करने का वक्त आएगा तो वहां पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग है ही नहीं। इनफैक्ट यूनिट्स अप्रोच के अंदर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग मालूम करने के लिए हमें पहले इनके यूनिट्स एंडिंग मालूम करने होते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको फिनिश यूनिट्स एंडिंग कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले अपने यूनिट अप्रोच के कंप्यूटेशन नंबर 3 से।
फिर वो जो ऊपर आपने पर यूनिट निकाला होगा रिक्वायरमेंट नंबर की पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग, और फिर उसको आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाके पुट कर देंगे। और फिर इसके बाद वो आपसे एंडिंग इन्वेंटरी पूछ रहा है, एक मटेरियल की और एक फिनिश गुड्स की, और ऑलमोस्ट आपको ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो ये आपके टोटल 2 सवाल हो गए। ओके, अब आ जाइए आप अपने 2008 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6? The following data relate to Wasim company for 2007. Purchase of direct material 88,000, direct material used 90,000, direct labor paid 65,000 and direct labor assigned to production 70,000. Almost पिछले जैसे ही सवाल है, यूज दे दिया तो फिर परचेज से हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी और चीज के लिए अगर वो पूछेगा तो जरूर काम आएगा हमारे। डायरेक्ट लेबर पेड भी है, असाइन भी है, हम पेड को इग्नोर कर देंगे और असाइन ले लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड हमारा है 80,000। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 24,400 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड 25,000 यूनिट्स वर सोल्ड। 24,400 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर्ड किए और 25,000 यूनिट्स आपने सोल्ड आउट कर दिए। फिर इसके बाद है यानी यूनिट्स अप्रोच है। नाउ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको 3 इन्वेंट्री दी हुई है, मटेरियल की बिगनिंग है, एंडिंग नहीं है, वर्क इन प्रोसेस दोनों है, और फिनिश गुड के जो 3,000 यूनिट है और आगे लिखा है अमाउंट 27,000। तो जाहिर है ये यूनिट्स आपको इसने बिगनिंग दी हुई है और अमाउंट है 27,000, जबकि एंडिंग यूनिट्स आपको गिवन नहीं है ना, एंडिंग का अमाउंट है। तो बिल्कुल सेम पिछले जैसा सवाल है, इसमें आपने वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देना है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से, जो कि सवाल में गिवन है। बट अगेन जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्रॉ करेंगे तो फिर आप फंसेंगे और आपको फिनिश कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आप पहले फिनिश यूनिट्स एंडिंग निकाल लेंगे, फिर पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा किस चीज का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो ये आपका एक क्वेश्चन था 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये 2012 रेगुलर का क्वेश्चन जो है, ये जो है वो एक बच्ची ने कहा था कि सर ये 2012 रेगुलर का सवाल जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली वो जो मैंने आपको हैंड जो असाइनमेंट दिए थे वो 2012 रेगुलर नहीं था, वो 2012 प्राइवेट था। तो किसी ने वो गलती से 2012 रेगुलर करने की कोशिश की तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो 2012 रेगुलर है तो ये भी यूनिट्स अप्रोच, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का सवाल है। तो ऐसा ना हो कि इस पे मैं टाइम तो लगाऊं लेकिन उसके बावजूद आप ये बोलें कि सर ये तो हमारे सर पे से गुजर रहा है, तो फिर इसको हम एक काम ये करते हैं कि इस वाले सवाल को छोड़ देते हैं फिलहाल, और यूनिट से अप्रोच के एक आध सवाल हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका यूनिट्स अप्रोच भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यूनिट्स अप्रोच जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि यूनिट्स अप्रोच कोई बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज है जो आप कर ना सकें। बस सिंपल ये है कि मैंने कुछ इसके अंदर यूनिट्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया और फिर वो यूनिट्स का कॉन्सेप्ट डाल के भी आपको मैंने कोई बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ दिया, बल्कि फिर वो मैंने यूनिट्स अप्रोच के मुतालिक आपको तफसीलन बता भी दिया है। सही है जी, ओके। ये है अब 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1, 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1। आइए, consider the following information taken from the books of Shahab Industries for the quarter year ended December 31st, 2015.
इन्वेंट्री अक्टूबर 1 2015 और दिसंबर 31 2015। तो अक्टूबर 1 हमारे लिए बिगनिंग है और दिसंबर 31 हमारे लिए एंडिंग है। मटेरियल का बिगनिंग एंडिंग दोनों है। फिनिश गुड के बिगिनिंग के 7500 यूनिट है और बिगिनिंग की कॉस्ट है 60,000। एंडिंग के 1500 यूनिट है, लेकिन इसकी कॉस्ट हमें नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कॉस्ट मालूम करना तो बड़ा आसान हो गया। आपको यूनिट्स मालूम नहीं करने, यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट मालूम करके उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। फिर अच्छा वर्क इन प्रोसेस नहीं, तो कोई बात नहीं, वर्क इन प्रोसेस जब बिगनिंग और एंडिंग नहीं होता तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, फिर हम उसी को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मान लेते हैं। फिर अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल परचेज है 2,90,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 75% ऑफ मटेरियल यूज, यानी जो भी मटेरियल यूज निकल कर आएगा, नॉट मटेरियल परचेज, जो भी मटेरियल यूज निकालेंगे, जैसे मटेरियल बिगनिंग में ऐड करेंगे मटेरियल परचेज तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, और फिर लेस करेंगे आप डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग तो आपके पास आंसर आएगा मटेरियल यूज। तो डायरेक्ट लेबर आपने मटेरियल यूज का 75% लेना है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 150% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी वो जो मटेरियल यूज आएगा और जो डायरेक्ट लेबर आएगी, इन दोनों को ऐड करके जो प्राइम कॉस्ट बनती है, उन दोनों का जो टोटल आएगा उसका 150% ले लेंगे आप, तो फैक्ट्री ओवरहेड निकल कर आ जाएगा। फिर सोल्ड किए आपने 80,000 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से, यानी ये आपके सोल्ड आउट यूनिट्स हो गए। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है आपका 45% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो यूनिट्स बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक आपको बताए हैं फिनिश यूनिट्स बिगिनिंग, एक आपको बताए फिनिश यूनिट्स एंडिंग, और एक आपको बताया इसने यूनिट सोल्ड आउट। तो इसका मतलब है इसमें इसने कौन से वाले यूनिट्स नहीं बताया, यूनिट्स मैन्युफैक्चर। तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करने के लिए अपनी पहली वाली कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। और पहली वाली कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी, वो यूनिट्स अप्रोच में आपको गिवन है। तो रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द पीरियड, कोई मुश्किल नहीं है, यूनिट्स अप्रोच वाले पेज पे जाएंगे आप और जो पहली वाली कंप्यूटेशन है उसको आप कर लेंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब जब आपको कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मालूम करनी है तो वापस यूनिट्स अप्रोच वाले पेज पे जाएंगे आप, तो जो पांचवी कंप्यूटेशन है वो है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री एंडिंग। और वो जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री एंडिंग है उसमें आपने फिनिश यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट से। तो फिनिश यूनिट्स एंडिंग तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1500 यूनिट, लेकिन आपको पर यूनिट कॉस्ट गिवन नहीं है। तो पर यूनिट कॉस्ट आपको पहले निकालना होगा, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल इनकम स्टेटमेंट का जो आधा पार्ट होता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर उसके बाद आपने निकालना है नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड आउट। इसका मतलब ये हुआ कि नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड निकालने के लिए आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, और पूरी इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो आपका उसी में ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसी में नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3, जिसमें उसने आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। लेकिन जो 4 है उसमें वो आपसे कह रहे हैं नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड। तो वो जो नेट इनकम आप निकालेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में, अगर आप उस नेट इनकम को अपने यूनिट सोल्ड आउट से, जो कि 80,000 है, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा यूनिट्स पर यूनिट सोल्ड आउट, नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड आउट। जबकि अगर आप ऊपर जाके देखें तो ऊपर जो आपको सोल्ड गिवन है वो है 80,000। जाहिर है जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले सेल लिखनी होती है ना, तो सेल लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो सेल आ जाएगी। ये 24 बेसिकली सेलिंग प्राइस है, और वो जो आपसे वो रिक्वायरमेंट नंबर 4 में पूछ रहा है नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड आउट, वो आपसे नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड आउट पूछ रहा है, इसलिए उस ऊपर वाले पर यूनिट 24 को इस वाली रिक्वायरमेंट में जो है वो मिक्सअप मत कीजिएगा। तो सिंपल जब आप नेट इनकम निकाल लेंगे तो नेट इनकम को आप अपने 80,000 यूनिट से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड आउट। ओके, अब आ जाइए आप अपने 2015 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये भी हमारा यूनिट अप्रोच का सवाल है, और मेरे ख्याल में इतने ही सवाल अगर हम कर लेंगे तो आपकी यूनिट अप्रोच जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो देखिए यूनिट अप्रोच के इस अगले सवाल में कहता है 2015 रेगुलर में रिकॉर्ड ऑफ मुकीम एंड बाबर शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2015। सबसे पहले उसने बोला है सेल्स 500 टीवी सेट्स। तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली ये 500 यूनिट सोल्ड आउट है, जबकि नीचे उसकी प्राइस भी गिवन है कि ये 1 लाख रुपए में बेचे हैं। तो ये 500 जो सेल्स की है वो यूनिट्स में है, यूनिट सोल्ड आउट, जो कि यूनिट्स के लिए काम आएंगे। जबकि जो 10 लाख है ये सेल है, ये हमारी सेल का अमाउंट है जो कि इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा। फिर मटेरियल परचेज किया 3 लाख, डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है। एफओएच है जो कि 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर है 2 लाख। तो अगेन लेबर मालूम करने के लिए हम 3/2 कर देंगे 2 लाख का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपए।
फिर इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस है 5% ऑफ सेल, जनरल एक्सपेंस है 10% ऑफ सेल। अब तक सवाल के अंदर हमें कौन से यूनिट गिवन है, यूनिट सोल्ड आउट 500। फिर कहते हैं इन्वेंट्री जनवरी पर 2015 मटेरियल 50,000 है और जो फिनिश गुड्स हैं वो 50 टीवी सेट्स हैं 70,000, यानी जो जनवरी 1 में आपको फिनिश गुड गिवन है वो अमाउंट में 70,000 है और यूनिट्स में 50 टीवी सेट्स हैं। जबकि जो इन्वेंट्री है दिसंबर 31 की, उसमें उसने लिखा है नो अनफिनिश वर्क ऑन हैंड। अनफिनिश को हम वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं। तो भाई बिगिनिंग में तो वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, एंडिंग में भी वो कहता है कि नो अनफिनिश वर्क ऑन हैंड। तो फिनिश का मतलब तो फिनिश होता है, अनफिनिश का मतलब है ये काम जारी है। तो जाहिर है जो काम जारी है उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहेंगे। तो इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं WIP है, बट डैश डला हुआ है। तो डैश डला हुआ होने का मतलब ये है कि ये है ही नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क डला हुआ होता है तो इसका मतलब क्या है, ये है पर हमें मालूम नहीं है, तो छोड़ दीजिए। फिनिश गुड्स एंडिंग, अब ये एंडिंग के हमें यूनिट्स तो मालूम है 70, बट हमें इसकी अमाउंट नहीं मालूम। तो भाई अगर यूनिट्स मालूम है तो अमाउंट को इतना मुश्किल नहीं है, यूनिट्स को हम पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते तो अमाउंट आ जाता है। फिर मटेरियल एंडिंग है हमारे पास 70,000। कहता था नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, रिक्वायरमेंट नंबर ए में। अब रिक्वायरमेंट नंबर ए के मुताबिक यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट करने हैं हमने, हमारी पहली रिक्वायरमेंट है यूनिट्स अप्रोच वाले पेज पे, वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो आपको यूनिट्स फिनिश यूनिट्स बिगनिंग भी गिवन है, यूनिट सोल्ड आउट भी गिवन है 500 ऊपर और यूनिट्स एंडिंग भी गिवन है। तो आपके पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर आ जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। इनकम स्टेटमेंट, अब बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने बनाने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि जाहिर है जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट पर आएंगे तो वहां पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर है, उसने पूछा तो नहीं है, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को अलग से कंप्यूट कर लो। जब इनकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखें तो वहां पे W1 करके शो कर देना कि आपने इसकी वर्किंग अलग से की है। फिर यूनिट कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए आपको पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले और उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाले। ये गालिबन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 520 आएंगे ये। ओके, इसके बाद फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। दायरा जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप फिनिश गुड एंडिंग में भी फंस जाएंगे। तो फिनिश गुड एंडिंग निकालने का तरीका, फिनिश यूनिट्स एंडिंग तो सवाल में गिवन है 70, पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग भी आ जाएगी। और ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड का मतलब है कि वो जो इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आएगा उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे अपने सोल्ड आउट यूनिट से, जो कि ऊपर गिवन है आपको 500। तो बेटा ये हमारी यूनिट अप्रोच की आज की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपको टोटली यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना बताए। आगे भी मजीद हम कॉस्ट और एडवांस अकाउंटिंग में इस किस्म की ऐसी क्लास रखेंगे जिसके अंदर मैं 5 ईयर पास पेपर्स को इस तरह डिस्कस करूंगा। आप लोग अपने पास पेपर अपने सामने रखेंगे, मैं आपको यहाँ से बताता रहूंगा, तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आती रहेगी। तो अब आप इसको कीजिए, बस ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एंड पर है, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।